हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है आव्यूह की कोटि। डियर स्टूडेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो आज के इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ, इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा कंफर्म है, 100% कंफर्म आप लोग मान के चलिएगा कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किसी आव्यूह की रैंक क्या होती है, व्हाट इज द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे किसी आव्यूह की कोटि क्या होती है। साथ ही साथ इसी लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी आव्यूह की कोटि मीन्स उसकी रैंक को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा और कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे दूंगा। कुल मिलाकर के अगर आप लोगों ने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, ये 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में डेफिनेशन भी बताऊंगा, रूल भी लिखाऊंगा और अपने अकॉर्डिंग से भी समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और स्लोली मेरे साथ चलते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर्स कुछ दिनों से सही से नहीं चल पा रहा है, लेकिन विश्वास करिए कि अब धीरे धीरे मैं यही प्रयास करूंगा कि आपको जल्द से जल्द पूरा सिलेबस कंप्लीट में दूं, और प्रयास यही कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपको दिया जाए। अभी उसको छोड़िए, अभी आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू करिए, ठीक है। आइए, आव्यूह की कोटि क्या होती है इसको मैं समझूं। इसको समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पहले एक लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी भी आव्यूह से उसका माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं, या किसी भी आव्यूह का उप सारणी कैसे फाइंड करते हैं, या लघु सारणी कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। याद है आप लोगों को? रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, किसी रो या कॉलम को, या किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को छोड़ देते हैं तो हमें जो वर्ग आव्यूह मिलता है उसी से सारणिक बनता है। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, छोटा सा लेक्चर था। नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उस डेफिनेशन को समझाता हूँ, आराम से बढ़िया समझ में आएगा। डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, किसी आव्यूह ए की कोटि, ध्यान दो, डेफिनेशन में लिखता हूँ किसी आव्यूह, ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, किसी आव्यूह ए की कोटि, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंक। आव्यूह की कोटि जिसको हम क्या कहेंगे, रैंक, उसके उच्चतम, ध्यान देना, उसके उच्चतम क्रम के अशून्य सारणिक, क्रम के अशून्य सारणिक, मैं समझाता हूं, आप लोग पहले नोट करिए इसको। अशून्य सारणिक का क्रम होता है, अशून्य सारणिक का क्रम होता है। आराम समझाऊंगा, समझिएगा ध्यान से। पहले डेफिनेशन लिख दिया मैंने, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन लिखा है डियर स्टूडेंट्स, किसी आव्यूह ए की कोटि, किसी आव्यूह ए की कोटि जिसको हम रैंक कहते हैं, उसके उच्चतम क्रम के अशून्य सारणिक, अशून्य सारणिक का क्रम होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूं, आराम समझिएगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान देना सभी लोग, ध्यान समझिएगा। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, क्योंकि ये 3×3, ध्यान से समझते चलिएगा, 3×3 ऑर्डर का डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैट्रिक्स है। अगर ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, तो हम लोग इससे डिटर्मिनेंट सारणिक बना सकते हैं। अब इससे जो सारणिक बनेगा डियर स्टूडेंट्स, वो या तो 3×3 कोटि का माने थर्ड ऑर्डर का होगा, या तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो इससे जो सारणिक बनेंगे, जैसे इससे सारणिक एक क्या बनेगा, सारणिक अगर हम चिन्ह बनाएं तो 1, ध्यान दीजिए सभी लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह एक डिटर्मिनेंट बन गया, यह एक सारणिक बन गया। यह सारणिक जो है वो तृतीय कोटि का है, तो इसका क्रम क्या है, कोटि ना बोलिए, क्रम बोलिए, ठीक है, ऑर्डर बोलिए। कोटि का मतलब यहां पर रैंक हो जाती है, ठीक है। तो ये कितने क्रम का है,
ये थर्ड ऑर्डर का है, तृतीय क्रम का है। तो यह जो मैट्रिक्स है, यह जो आव्यूह है, इसका जो रैंक होगा, इसकी जो रैंक होगी डियर स्टूडेंट्स, वो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन उसके लिए शर्त है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तब क्या हो जाएगा? तब इससे डियर स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्डर का भी हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगा, जैसे 5, 6, 8, 9 बनेगा। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू फाइंड होगी और ये 0 नहीं होगी, ये 0 होगी, तो इसका जो रैंक होगा डियर स्टूडेंट्स वो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा है, किसी आव्यूह ए की जो कोटि अर्थात रैंक होता है, उसके उच्चतम क्रम के अशून्य सारणी का क्रम होता है। मतलब उस आव्यूह से जो मैक्सिमम ऑर्डर का हमारा डिटरमिनेंट बन सके लेकिन उसकी वैल्यू 0 ना हो, उसी का जो ऑर्डर होता है उसी को इसकी क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी आव्यूह का क्या फाइंड करना है? रैंक फाइंड करना है, तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स से जो जो डिटरमिनेंट बन सकते हैं मैक्सिमम ऑर्डर के, उनको बनाया जाएगा। अगर उसमें सबसे बड़े ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो वही उसका रैंक हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 0 तो उससे छोटा वाला हम बना के देखेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो वो उसकी क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसे रो ए या, ध्यान देना, रो ए या इसको डियर स्टूडेंट्स आर से निरूपित करते हैं, आर से निरूपित करते हैं। ध्यान समझना, किसको भैया निरूपित करते हैं? रैंक को। ठीक है, कोटि जो होती है, जो रैंक होती है किसी भी मैट्रिक्स की, उसको रो ए से या इसको डियर स्टूडेंट्स हम आर से डिनोट करते हैं। अब यहां पर कुछ नोट पॉइंट है, सारे पॉइंट को ध्यान से समझना। नोट पॉइंट समझिएगा, इसका मतलब क्या है? यहां लिखेंगे हम लोग अतः, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या आर को, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या आर को ए की कोटि, इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? रैंक। अभी एग्जांपल लेकर के भी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। रैंक कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। कब कहते हैं? इसमें पहली शर्त होती है डियर स्टूडेंट्स कि आव्यूह ए का कम से कम एक आर क्रम का अशून्य लघु सारणी को। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह ए का कम से कम एक अशून्य कम से कम एक आर क्रम का, कम से कम एक आर क्रम का, कम से कम एक आर क्रम का अशून्य सारणिक हो, अशून्य सारणिक हो। समझ रहे हो ना? मतलब उसकी वैल्यू 0 ना हो। दूसरी कंडीशन क्या है देख लीजिए। दूसरी कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह ए के, ध्यान दो, आव्यूह ए के r+1 में या उससे ऊंचे क्रम के सभी लघु सारणिक का मान शून्य हो। समझा रहा हूं, परेशान न होइए, शून्य हो। इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझते हैं। इतनी डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर और सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको उसकी रैंक फाइंड करके दिखाता हूं कि उसकी रैंक को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल, देखिए ध्यान देना सभी लोग, पहले प्रोसेस समझ लीजिए, देन आपको कुछ नोट पॉइंट आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स को देखिएगा 1 1 2, ठीक, उसके बाद 2 3 और 5 है, उसके बाद 3 5 8 है, 3 5 8 है। अब आप ध्यान से समझें आप लोग,
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह दिया हुआ है। इस आव्यूह के अगर हम लघु सारणिक को ज्ञात करना चाहें तो इसका जो लघु सारणिक होगा, ध्यान दो, अगर हम आव्यूह ए का पहला लघु सारणिक बनाएं, ध्यान दो, आव्यूह ए का लघु सारणिक, ध्यान समझिए सभी लोग। तो सबसे पहला लघु सारणिक जो हमारा बनेगा वो कौन होगा? यही होगा 1 1 2 2 3 और 5 होगा। 3 5 और डियर स्टूडेंट्स कितना होगा? 8 होगा। यही इसका लघु सारणिक होगा। अब इसका जो ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर है इसका ऑर्डर अगर 3 है तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वही 3 हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 नहीं, अगर 0 होगी तो इससे छोटा जो बनेगा, सेकेंड ऑर्डर का जो बनेगा, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं है तो वही इसकी क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी। अब आइए सपोज करिए यही हमारा बन चुका है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। क्या आएगी? इसको लेकर प्रसार करो, 1 लिखोगे, ये और ये छोड़ोगे, 8 त्रिका 24 हो गया और 5 25 हो गया, ये हो गया इधर, और यहाँ -2 हो जाएगा, ये और ये छूटेगा, 8 1 8 5 दूना 10 +3 कर लोगे, ये और ये छूटेगा, 5 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास -1 बचेगा, यहाँ पर आपके पास -2 बचेगा, तो +4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास -3 बचेगा, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी, therefore it means this implies that r is less than 3, मीन्स इसकी जो रैंक होगी, आर फॉर क्या? रैंक। अब वो 3 तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 होने का मतलब था कि इसकी वैल्यू 0 ना होती। समझ पा रहे हैं आप लोग टॉपिक को? क्या मैं बताना चाह रहा हूं, इसकी रैंक 3 हो जाती अगर इसकी वैल्यू 0 ना होती तो। अब अगर 3 नहीं हुई, माने 0 हो गई, इसका मतलब ये कि इसकी जो रैंक होगी वो 3 से कम ही होगी। तो आइए दूसरी बनाते हैं, उप सारणिक दूसरा बनाइए। इसका जो उप दूसरा सारणिक बनाएंगे उसको कोई भी एक पंक्ति का स्तंभ छोड़ दीजिए। सपोज करिए ये बी बन गया, तो ये बन गया 3 और 5 और कितना बन गया? 8 बन गया। सही है, ये हमारा बन गया। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करिए। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे तो 8 3 24 और माइनस में 25, तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी बच्चों -1 आएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जहां 0 के बराबर नहीं होगा उसी उप सारणिक का जो ऑर्डर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी। इसलिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होगी? 2 हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या है प्रोसेस? क्या है प्रोसेस? आपको समझ में आ गई ना? इससे छोटा जो होगा, मतलब कुल मिलाकर के हमें इस आव्यूह का उप सारणिक बनाना है। अब इस आव्यूह का उप सारणिक बनाएंगे तो 2 ही टाइप का बनेगा। एक वो बनेगा जिसकी रैंक, जिसका ऑर्डर 3 होगा, एक वो बनेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। समझ रहे हो? अगर उसका जो है ऑर्डर 3 वाले की भी वैल्यू 0 आ रही है, ऑर्डर 2 वाले की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो फिर इसका मतलब नहीं निकल पाएगा। अगर जो है ऑर्डर 3 वाले की वैल्यू 0 हुई, 2 वाले की नहीं हुई, तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। समझ गए? क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई समस्या आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगी नहीं। आइए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ और कुछ नोट पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अभी और भी टॉपिक हैं। रैंक क्या होती है काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। अभी और भी एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ नोट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। नोट ध्यान रखिएगा सभी लोग, नोट पॉइंट सभी लोग ध्यान रखिएगा। पहला नोट पॉइंट रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि ध्यान देना, यदि A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, जैसे अभी जो मैंने मैट्रिक्स लिया था वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, वह एक वर्ग आव्यूह था, उसकी कंडीशन अलग थी। ये जो मैट्रिक्स है इसका रो और कॉलम अलग है। अगर हम कह दें एक अशून्य आव्यूह है, अशून्य आव्यूह हो, अशून्य आव्यूह हो, नॉन जीरो मैट्रिक्स है ये, तो उस सिचुएशन में आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे तो कोटि क्या होगी, तो कोटि क्या हो सकती है इसकी। अब ध्यान देना सभी लोग, इसमें फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर इसमें यदि m इज लेस आर इक्वल देन n है, लेस आर इक्वल देन n है, तो
तो R जो होगा लेस R इक्वल देन n होगा। कहने का मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n का है, जिसमें गलत लिख दिया मैंने, देखो ध्यान से, यहां R जो होगा वो लेस R इक्वल देन m होगा, जहां पर नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है। तो जो कम है उसी से छोटी या उसी के बराबर उसकी रैंक आएगी। दूसरी कंडीशन यहां समझ लीजिए, यदि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए सर, m इज ग्रेटर आर इक्वल देन n हो, तो उस सिचुएशन में जो r होगा वो लेस r इक्वल देन n होगा। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, नोट में नोट लिख लीजिए, कहने का मतलब यह है कि m और n में जो छोटा होगा, r का मान m और n में जो छोटा होगा उसी के बराबर या क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी उसी के बराबर या उससे छोटा होगा। अर्थात समझ लीजिए, अर्थात समझते चलिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, अर्थात m तथा n में जो छोटा होगा, जो छोटा होगा, ध्यान समझ चलना, जो छोटा होगा r का मान उसी के बराबर या छोटा होगा, समझाता हूं और अच्छे समझाता हूं, ध्यान दीजिए। नोट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें डियर स्टूडेंट डिस्कस हो रही हैं, सब कुछ समझते चलिए और नोट करते चलिए, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है AIJ है जो कि 3x2 का है, सही है, तो इसकी जो रैंक R होगी वो 2 होगी या 2 से छोटी, ये कहने का मतलब है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, एक नंबर में आ सकता है। जैसे A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपने लिख लिया, AIJ लिख लिया और 4x5 लिख दिया, 4 × 5, तो इसकी जो रैंक होगी वो लेस R इक्वल देन क्या होगी, 4। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ठीक है, जब 2 × 2 का है तो R की मान 2 से बड़ा या छोटा या बराबर होगा। अगर वो 4 का है तो उसका मतलब R लेस R इक्वल देन 4 होगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं है, तो उसकी जो रैंक है वो छोटे वाले से डिसाइड होगी, जो कम है। तो उसकी जो रैंक होगी जो कम है वो उसी के बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ पर कॉलम 2 था जो कि रो से कम था, इसलिए इसकी जो रैंक होगी वो 2 होगी या 2 से क्या होगी, छोटी होगी। ऐसे यहाँ पर कम कौन है, 4, तो इसकी रैंक 4 होगी या लेस देन 4 होगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। सारे टॉपिक को खूब बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगला नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगला नोट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नोट पॉइंट क्या है, शून्य आव्यूह की कोटि शून्य होती है। ठीक, अब देखिए नोट क्या करेंगे, शून्य आव्यूह की कोटि जो है वो शून्य होती है। शून्य आव्यूह जिसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स की कोटि, है ना, कोटि मीन्स क्या, रैंक क्या होती है, शून्य होती है। शून्य आव्यूह की कोटि रैंक क्या होगी, शून्य। अगर कोई जीरो मैट्रिक्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। अगला नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर कोई इकाई आव्यूह है, इकाई का मतलब तत्समक आव्यूह जिसको हम लोग कहते हैं, तो किसी भी तत्समक आव्यूह की जो कोटि होगी वो उसी के बराबर होती है। समझ आ रहा है, मतलब इकाई आव्यूह की कोटि उसी क्रम के बराबर होती है। ध्यान रखो क्या लिखेंगे, इकाई आव्यूह की कोटि उसके ही क्रम के बराबर होती है। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, उसके ही क्रम के क्या होती है, बराबर होती है। सही है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह की कोटि उसके अशून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह जो होगा उसकी पंक्तियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह जो होगा उसकी कोटि उसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। लिख देते हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह की कोटि उसकी
अशून्य पंक्तियों के बराबर होता है। इसको नोट करिएगा, ठीक है। अगला एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम ए डैश प्राप्त करते हैं तो उसकी जो कोटि होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। मतलब आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डैश, ठीक। और एक और याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर। समझ में आ रहा है? चाहे आप किसी आव्यूह का ट्रांसपोज कर लें या किसी आव्यूह का क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड कर लेंगे, दोनों केस में उसकी जो रैंक होगी वो चेंज नहीं होगी। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी आव्यूह की रैंक से क्या तात्पर्य है, किसी आव्यूह किसी मैट्रिक्स की रैंक को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, साथ ही साथ किसी आव्यूह की जो रैंक होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती है, उसका आंसर क्या क्या आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर आपको लिखाए हैं, ये जो नोट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स को जरूर से ज़रूर नोट करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग जरूर याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह की शून्यता, न्यूलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइए समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। और बाकी अभी हम एक आध क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर लेंगे रैंक फाइंड करने वाला। एग्जाम में रैंक फाइंड करने पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने कुछ अलग सिस्टम सोचा है आप लोगों को पढ़ाने का। मैंने ये सोचा है कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊं उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन हो सके उनको सॉल्व कर, 4-6 क्वेश्चन, जिससे वो टॉपिक उस तरह के क्वेश्चन तुरंत वहीं पर समाप्त हो जाए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह की शून्यता क्या होती है। टॉपिक है, ध्यान देना, आव्यूह की शून्यता। आव्यूह की शून्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे न्यूलिटी ऑफ, NULLI, यूनिटी ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की यूनिटी का क्या मतलब होता है, उसकी शून्यता का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है। मैं पहले यहाँ पर डेफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद फिर जो है डेफिनीशन मैं बुक इसलिए लिखता हूँ बुक से क्योंकि डेफिनीशन जो है वर्ड बाय वर्ड वही होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है डेफिनीशन। कहेंगे यदि, ध्यान समझना, यदि ए कोई n क्रम का वर्गाकार आव्यूह है, वर्गाकार क्या है, आव्यूह है, वर्गाकार आव्यूह है और उसकी कोटि R है, और उसकी कोटि R है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं जहां, ये तो आपको पता ही है, जहां R इक्वल देन n होगा, तब n माइनस आर को आव्यूह की शून्यता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यता कहते हैं, शून्यता कहते हैं। इसे NA से, कैपिटल NA रहेगा, NA से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास कोई वर्गाकार, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल दीजिए। जैसे A इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया, 1 है, 2 है, 0 है, 2 3 है, 2 है, 3 है, 4 है और 2 है, ठीक। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या करना है, इसकी शून्यता को डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करना है। तो शून्यता कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कोटि को ज्ञात करेंगे। मीन्स इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। तो इसकी जो रैंक होगी और इसका जो ऑर्डर है उसका जो माइनस कर देंगे तो वही उसकी क्या आ जाएगी, शून्यता आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि
हम लोग इसका क्या फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले रैंक फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए का उपसांडिक लिखिए, या ए का उपसांडिक लिखो या सांडिक लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। ए का अगर आप सांडिक लिखेंगे तो ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 2 0 2 3 और 2 3 4 और 2। रैंक फाइंड करने के लिए पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ए जब आप फाइंड करेंगे तो इसके सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। 1 लिखेंगे, ये और ये छोड़ेंगे, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, ये आ जाएगा। फिर -2 लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा, 2 दूना 4 -0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर प्लस में 3 लिख करके ये और ये छोड़ेंगे, 2 दूना 4 -0, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगी आप लोगों को, यहाँ पर आपको -2 आ रहा है, ये आपका -2 हो गया, और यहाँ पे -8 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर आपको जो है 12 मिल रहा है, प्लस में 12 मिल रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -10 होगा प्लस 12 होगा, कुल मिला के इसकी वैल्यू 2 आएगी, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल डियर स्टूडेंट्स अगर ये नहीं आई, इसका मतलब यह जो मैट्रिक्स हमारे पास था इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए क्या निकलेगी आपको, रैंक ऑफ ए जो होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी वही उसकी रैंक हो जाएगी। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। कहने का मतलब हियर, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको r की वैल्यू 3 मिली है और n की वैल्यू भी 3 है, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स यहाँ 3x3 का जो है मैट्रिक्स यहाँ गिवन था। तो n की वैल्यू भी 3 आई और r की वैल्यू भी 3 आई। अब हमें निकालना क्या है, न्यूलिटी निकालना है, मीन्स शून्यता निकालनी है। तो शून्यता हमने बताया कि Na जो होगा वो n माइनस r के इक्वल होगा। तो n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 है, तो फाइनली कितना आ गया, 0। तो Na जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स इस मैट्रिक्स की जो शून्यता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। जबकि इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि उसकी रैंक जो है, इसको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। इसमें क्या था, हमें एक मैट्रिक्स एक आव्यूह दिया गया था, हमें इस आव्यूह की क्या फाइंड करनी थी, शून्यता फाइंड करनी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, इसकी रैंक को फाइंड कर लिया। शून्यता निकालने का फॉर्मूला बता दिया गया कि n में से रैंक को माइनस कर देंगे, n क्या है इसका ऑर्डर है, r क्या है इसकी रैंक है, जो उसका डिफरेंस आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, शून्यता हो जाएगी। और हमने इसको सॉल्व किया डेफिनेशन के साथ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी डियर स्टूडेंट जो हमने इसके पहले जो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर मान लीजिए उसकी शून्यता हम लोगों को फाइंड करनी हो तो उसकी शून्यता डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। उसमें जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो n की वैल्यू 3 थी और r की वैल्यू 2 आई थी। तो इसकी शून्यता मीन्स Na फाइंड करना होगा, तो फार्मूला n माइनस r हो जाएगा। तो Na की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, 3 - 2। इसका मतलब इसकी शून्यता जो होगी 1 हो जाएगी। तो मुझे पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स कि आपको 2 टॉपिक समझ में आ गए हैं। एक, हम किसी मैट्रिक्स की जो है रैंक को ऐसे फाइंड करेंगे, रैंक जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगली चीज हम लोगों ने ये भी समझ लिया न्यूलिटी क्या होती है, यानी ULLITY, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्यता कहते हैं। ठीक है, शून्यता कहते हैं। ये दोनों टॉपिक आज के इस लेक्चर का हमारा था, जो आप लोगों को समझ में आ गया। एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट करा दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स उसका आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जिससे आज का ये टॉपिक आज ही समाप्त हो जाए, दोबारा हमें इस टॉपिक पे डिस्कस ना करना पड़े। वैसे बहुत ही आसान सा टॉपिक था और काफी अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप नोट करिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आव्यूह, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन यहां पर, आव्यूह A इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 1 2, उसके बाद है 2 4 6, फिर है हमारे पास 3 2 और 5। ठीक है, की कोटि ज्ञात करें, की कोटि ज्ञात करें। तो मुझे भरोसा है कि आप आराम से इसको कर सकते हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भी एक आव्यूह ऐसे दिया है। आव्यूह हमारा जो है A इक्वल टू, यहाँ पर जो आव्यूह लिख देता हूँ, 4 5 7 है, उसके बाद 5 6 और 8 है, उसके बाद 6 7 और 9 है। कि कोटि तथा शून्यता दोनों ज्ञात करना है, कि कोटि तथा शून्यता ज्ञात कीजिए।
कोट तथा शून्यता क्या करना है आपको ज्ञात करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, थर्ड वाला एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को, इतने में आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। 3 है, -6 है, -3 है, -1 है, 2 है, 1 है, 2, 4 और 2 है। ठीक, इसकी भी आपको यहाँ लिख देता हूँ कि कोटि तथा शून्यता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है और पूरी तरीके से टॉपिक तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। तो इन टॉपिक को समझ लिए होंगे आप लोग और इसको आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। अब इस में कुछ टॉपिक्स और भी बचे हुए हैं। देखो, अभी मैं यही कॉन्सेप्ट लेकर के चलूँगा, आप भी मेरे साथ बताइए कि ऐसा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक को एक बार में, अगर मतलब किसी लेक्चर, जैसे इस लेक्चर में 2 टॉपिक कवर होने लायक थे, ठीक है, एक शून्यता और एक कोटि, दोनों दूसरे से लगे हुए थे, तो दोनों को हमने एक ही लेक्चर में कवर कर लिया और उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। मैं सोच रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को ऐसे ही कवर किया जाए तो हर एक टॉपिक आपका कवर भी हो जाएगा और हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें और भी तरह की विभिन्नताएं होती हैं और तरह के भी टॉपिक्स आकर के मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ देखा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग टॉपिक वाइज चलने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए आसान होगा। दरअसल है क्या कि ये जो आपका सिलेबस है ना थर्ड सेमेस्टर के, काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, इसलिए हमको इसको जो है जितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके उतनी जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करना है। स्पीड बढ़ानी है। आप लोग कहेंगे सर आप ही लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल लापरवाही तो मेरे ही एंड से कुछ ना कुछ हुई है, लेकिन मैं ही उसको सुधारूंगा भी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। और एक नया अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर होगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी जो भी लापरवाही हुई है उसको हटाइए, लेकिन आगे से आप लोग लेक्चर में कंटिन्यू रखने का प्रयास करिए। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो डाउन हुआ है, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। कहीं ना कहीं उसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ, क्योंकि रेगुलर लेक्चर नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं लेक्चर रेगुलर दूंगा। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन लेक्चर जरूर से जरूर होगा। किसी दिन अगर लेट होता है तो लेट में होगा, लेकिन लेक्चर जरूर होगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।